इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में पर्शिया यानी ईरान के नादिर शाह का अर्थात नादिर कुली बेग का भी नाम गिना जाता है। नादिर को ईरान में तो नवाजा जाता है, लेकिन बाकी सारी दुनिया नादिर को एक निर्मम हत्यारा और क्रूर लुटेरा इसी रूप में जानती है। नादिर शाह को छोटा सिकंदर और ईरान का नेपोलियन इन नामों से भी जाना जाता है। इस घिनौने लुटारू के आदर्श भी उसी की तरह खतरनाक और डरावने थे। वह मंगोल शासक चंगेज खां और तैमूर लंग को अपना आदर्श मानता था। नादिर शाह का जन्म 1688 में ईरान अफगानिस्तान के सीमा प्रदेश खुरासान प्रांत में किला दस्तगर नाम की जगह पे हुआ था। नादिर एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था। उसके पिता इमाम कुली बेग एक भेड़ चराने वाला गरीब गडरिया था, जो बड़ी मुश्किल से खुद का और अपने परिवार का पेट पाल सकता था। छोटा नादिर खाना पकाने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने का काम करता था। जब नादिर केवल 10-12 साल का ही था, तब अचानक उसके पिता इकबाल कुली बेग का निधन हुआ। उसका परिवार बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ा और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही गई। एक दिन उज़्बेक तारतार लुटारों की एक गिरोह ने छोटे नादिर और उसकी मां को बंदी बनाकर अपना गुलाम बनाया। उन दोनों को गुलाम के रूप में बेचने के लिए वह ईरान के दूसरे प्रांत में ले जा रहे थे। इस सफर में हुए अनगिनत तकलीफों के चलते हुए नादिर की मां की रास्ते में ही दर्दनाक मौत हो गई और इस घटना ने नादिर को क्रूर और पत्थरदिल इंसान बना दिया। एक गुलाम के रूप में दूसरी जगह बिक्री होने से पहले ही नादिर लुटारों की चंगुल से छूटकर भागने में सफल रहा। नादिर भाग के वापस खुरासान प्रांत आ गया। छोटा मोटा रोजंदारी का काम करते करते ऐसे तैसे नादिर बड़ा होने लगा। अब वह एक दुस्साहसी, निडर और क्रूर तरुण बन गया था। नादिर को खुरासान के एक सरदार के यहाँ संदेशवाहक का काम मिल गया था। सरदार का संदेश ईरान के शाह तक पहुंचाना और शाह का उत्तर फिर से खुरासान घोड़े पर पहुंचाना, इतना ही काम नादिर का था। एक दिन नादिर की दूसरे संदेशवाहक से किसी कारण से अनबन हो गई। गुस्सेल नादिर ने आओ देखा न ताओ और दूसरे संदेशवाहक की उसने हत्या ही कर डाली। लेकिन हत्या करने के बाद वह डर गया। अगर यह खबर सरदार तक पहुंच गई तो सरदार उसे खून के बदले खून इस कायदे से मौत दे देगा। यह उसके समझ में आ गया। खुद की जान बचाने के लिए नादिर ने खुद ही पहल कर दी और वह तुरंत सरदार के पास पहुंच गया। नादिर ने अपने सरदार पर अचानक हमला करके उसका कत्ल कर दिया। सरदार के कुछ सिपाही भी अब नादिर को शामिल हो गए। नादिर ने उन सिपाहियों की मदद से अपने सरदार का घर-बार लूट लिया। सरदार की बेटी का अपहरण करके उसके साथ जबरदस्ती शादी भी कर ली। बाद में नादिर अपने 5-50 साथीदारों के साथ पास वाले पहाड़ों में भाग गया। अब ईरान का शाह इस घटना के पता चलने के बाद शाही फौज नादिर के खिलाफ भेजेगा, इस बात का उसे अंदाजा था। अपने इस 50-60 गिरोह के साथ अब नादिर डकैती, रंगबाजी और लुटमार मचाने लगा। उस वक्त के पर्शिया यानी ईरान में अराजक फैला हुआ था। तुर्की ऑटोमन, रशियन ज़ार, सफाविद राजवंश और होतकी राजवंश में घमासान चल रहा था। पर्शिया के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अर्थव्यवस्था ध्वस्त थी। चारों तरफ लूटमार और दहशत का माहौल था। हजारों की तादाद में युवा बेरोजगार और भूखे थे। इन भूखे बेरोजगार युवाओं की भर्ती नादिर ने अपने गिरोह में करना शुरू किया और जल्द ही नादिर के 50-60 लोगों का लुटेरा गिरोह अब 8-10 हजार की सैनिकी टुकड़ी में तब्दील हो गया। क्रूर नादिर एक बुद्धिमान, चालाक और तेज योद्धा था। नादिर अच्छा नेता भी था। उसने ईरान में चल रही सत्ता संघर्ष में हिस्सा लेकर खुद की ताकत बढ़ाना शुरू किया। अपने फौज के लिए उसने आधुनिक हथियार यूरोप और रशिया से खरीदे। उसने चीन से बारूद भी खरीदा। अपनी फौज को उसने एक अनुशासित और चुस्त सेना बनाया। नादिर ने अपने सैन्य में कई यूरोपियन और रशियन अफसर भी बंदूक और तोपों का प्रशिक्षण देने के लिए भर्ती कर लिए थे। आधुनिक हथियार और प्रशिक्षित अनुशासित सेना, इनके जोर पर नादिर ने अपना साम्राज्य खड़ा करना तेजी से चालू किया। नादिर के चुस्त और अनुशासित फौज की छोटी सी टुकड़ी भी अपने से बड़े संख्या में ज्यादा सैनिकों को आसानी से पस्त कर देती थी। धीरे धीरे नादिर ने रशियन ज़ार, ऑटोमन तुर्कों को हराकर ईरान के बाहर धकेल दिया। अरबों को हराकर बहारीन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बहारीन जीत लिया। अफगानों को हराकर खुरासान प्रांत, जहां पर नादिर पैदा हुआ था, उस प्रांत को भी नादिर ने जीत लिया। नादिर ने समुद्री लड़ाकू जहाजों का बड़ा काफिला खड़ा कर समुद्र पर भी अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया।
1737 में नादिर ने होतकी राजवंश को पराभूत करके खुद ईरान का शाह बन गया। मध्य एशिया और मध्य पूर्व एशिया का लगभग 20 लाख वर्ग मील का आकार का बड़ा इलाका अब नादिर के कब्जे में था। हमेशा युद्ध करने और विस्तार की आदत से मजबूर नादिर शाह को पैसों की तंगी हमेशा रहती थी। ईरान की जनता से वह बहुत क्रूरता से कर वसूली करता था, लेकिन अब नादिर शाह को देने के लिए गरीब ईरान के पास और कुछ भी नहीं था। और इसी हाल में उसकी काली नजर हिंदुस्तान पर पड़ी, दिल्ली पर पड़ी। दिल्ली उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर शहर था। दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह रंगीला एक कमजोर शासक था। उसे राजपाट की बजाय शेरो शायरी, शराब और लड़कियों का नाच गाना, इन सारी चीजों में ज्यादा रुचि थी। दिल्ली का तख्त चरमरा रहा था। मराठे, सिख, राजपूत, बुंदेले, रोहिले केवल नाम मात्र के ही मुगलों के मांडलिक थे। दिल्ली के कारोबार की बागडोर हैदराबाद का नवाब निजाम उल मुल्क और अवध का नवाब सादत खान इन दोनों के हाथ था। और दुर्भाग्यवश ये दोनों निजाम उल मुल्क और सादत खान एक दूसरे से बेहद ही नफरत करते थे। नादिर के जासूस अब दिल्ली और हिंदुस्तान में घूम रहे थे। नादिर शाह मुगलों पर हमला करने की कोई वजह ढूंढ रहा था और उसे एक वजह मिल भी गई। गजनी, काबुल, कंदाहार, पेशावर और लाहौर के मुगल थानेदारों ने अपने किलों में कुछ अफगान विद्रोहियों को शरणागति दे दी। नादिर ने उन विद्रोहियों को वापस लौटाने के लिए कई सारे पत्र मोहम्मद शाह रंगीला को लिखे, फिरौती की भी मांग की, लेकिन रंगीले ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एक बार तो नादिर के राजदूत के सामने ही नादिर का खत शराब के प्याले में मोहम्मद शाह रंगीले ने डुबा दिया। इस बात से नादिर रंगीले से चिढ़ गया था। रंगीले को इतना गुरूर होने की भी एक अपनी वजह थी। मुगलों के पास 4-4.5 लाख की खड़ी फौज थी। हजारों हाथी, तोपे, बंदूका और साधन सामग्री की मुगलों के पास बिल्कुल कमी नहीं थी। नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला करने का तय किया और वो बिजली जैसी तेज गति से उसने हमला किया। पहले गजनी और काबुल पर। गजनी और काबुल को उसने एक झटके में ही झपट लिया। भयंकर कत्लोगारत और लूटमार मचा दी। गजनी और काबुल को तबाह कर खैबर पास के रास्ते से वह पेशावर तक पहुंच गया। पेशावर का मुगल थानेदार थोड़ा अक्लमंद था। उसने 20 लाख रुपए और 100 हाथी देकर युद्ध को टाल दिया। जनवरी 1739 में नादिर शाह लाहौर तक पहुंच गया। वहां का मुगल सूबेदार जकेरिया खान लड़ने के लिए उसके सामने आ गया, लेकिन जकेरिया खान नादिर के सामने कुछ देर भी टिक नहीं पाया और उसे बुरी तरह शिकस्त मिल गई। नादिर ने जकेरिया खान के बेटे को कैद कर लिया और वह दिल्ली की ओर निकल पड़ा। लाहौर के गिरने के बाद अब दिल्ली दहल गई। आपातकालीन युद्ध समिति की बैठक बुलाई गई। युद्ध का निर्णय हुआ। सेनापति दुर्रान खान के नेतृत्व में निजाम उल मुल्क 2.5 लाख की मुगल फौज लेकर दिल्ली से लाहौर की तरफ कूच पड़ा। सादत खान भी 30-40 हजार की अपनी अवधि फौज लेकर मदद के लिए पीछे से निकल पड़ा। 12 फरवरी 1739 नादिर हरियाणा के करनाल पहुंच गया, जो कि दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। मुगलों की कुल फौज 3 लाख थी। तुलना में नादिर शाह के पास सिर्फ 50,000 चुस्त घुड़सवार थे। इस युद्ध में नादिर ने टर्की में बनी हल्की जंबुराक तोहफे और यूरोपियन बंदूकों का इस्तेमाल ज्यादा किया था। नादिर के अनुशासित सेना का मुगलों की सेना से अनुपात 1:6 का था, लेकिन फिर भी नादिरी फौज बिल्कुल भी डरी नहीं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पता था कि मुगल सेना सुस्त है। मुगल सरदारों की आंतरिक दुश्मनी से वह गुटबाजी में बटी है और एक बड़े अरसे से मुगल फौज को प्रत्यक्ष युद्ध का अनुभव नहीं है। 23 मार्च 1739 को मुगल सेना करनाल पहुंची। 24 मार्च को दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकराई। केवल 3 ही घंटे में युद्ध का पगड़ा नादिर शाह की तरफ झुका। सैनिक हथियार फेंक कर भागने लगे। सेनापति दुर्रान खान मारा गया था। सादत खान का हाथी पागल हो गया और नादिर शाह की सेना में घुस गया। सादत खान को उसके हाथी के साथ गिरफ्तार किया गया। सादत खान जख्मी भी हुआ था। मुगल सेना की यह बहुत ही शर्मनाक और बुरी हार थी। इस युद्ध में मुगलों के 20 से 40 हजार सैनिक कत्ल किए गए। इसके मुकाबले नादिर शाह के सिर्फ 1000 या 2000 सैनिक ही मारे गए थे। बुरी तरह हार के बाद निजाम उल मुल्क ने नादिर शाह के आगे यह प्रस्ताव रखा कि वह 50 लाख रुपए, 1000 हाथी और कुछ कीमती हीरे जवाहर लेके वापस चला जाए। नादिर शाह इसके लिए राजी भी था, लेकिन इसमें सादत खान ने टांग अड़ा दी। सादत खान को इस बात से बहुत ईर्ष्या हुई कि निजाम उल मुल्क का कद इस संधि के बाद बढ़ जाएगा।
सादत खान नादिर शाह की तरफ हो गया। उसने नादिर शाह को मुगलों की खजाने की, दिल्ली के व्यापारियों की अमीरी की और दिल्ली के समृद्धि की सारी जानकारी बता दी। नादिर शाह के गले सादत खान ने ऐसा उतारा कि अगर तुम दिल्ली पहुंचोगे तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमाई होगी। शातिर और लालची नादिर दिल्ली की ओर चल पड़ा। यमुना के तट पर उसने अपना पड़ाव डाला और मोहम्मद शाह रंगीले को बातचीत करने के लिए बुलाया। बेवकूफ मोहम्मद शाह रंगीला केवल कुछ अंगरक्षकों के साथ ही नादिर शाह से मिलने आया तो नादिर शाह ने रंगीले को बंदी बना लिया और फिर रंगीले को आगे रखकर 9 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली में घुस गया। अब दिल्ली के तख्त पर नादिर का कब्जा था। लाल किले में वो शाहजहां ने बनाए हुए दालन में सोता था। जामा मस्जिद में ईद को नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया। उसके नाम से सिक्के भी डाले गए और खैरातें बांटी गई। नादिर ने अब रंगीले के पास 2 करोड़ रुपए नकदी मांग की और मोहम्मद शाह रंगीला इतनी बड़ी रकम नगद जुटाने में लगा। ऐसे युद्ध के माहौल का फायदा दिल्ली के व्यापारियों ने उठाकर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सारी चीजों की दाम बढ़ा दिए। कुछ लगभग सभी चीजों के दाम 2 या 4 गुना बढ़ गए थे। इसी वजह के चलते हुए नादिर शाह के सैनिक और दिल्ली के मुनाफाखोर व्यापारियों के बीच रोज अनबन होने लगी थी। नादिर शाह के कई बार हुक्म देने के बावजूद भी व्यापारियों ने उसका सुना नहीं और अपनी कीमतें कम नहीं की। 21 मार्च 1739 को दिल्ली में सुबह एक अफवाह फैल गई कि नादिर शाह का अचानक खून हो गया है। इस खबर से व्यापारियों को बहुत जोश चढ़ा और उन्होंने पहाड़गंज के इलाके में अनबन करने वाले नादिरी सैनिकों पर अचानक जोरदार हमला कर दिया। व्यापारियों का यह हमला इतना तेज था कि नादिर शाह के लगभग 3000 सैनिक इस हमले में मारे गए। नादिर शाह भी अब डर गया था। नादिर शाह ने लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि मैं जिंदा हूँ, दिल्ली के रास्तों पर से 23 मार्च 1739 को हाथी पर बैठकर सवारी निकाली। अपना हाथ हवा में उठाकर नादिर लोगों को यह यकीन दिला रहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ। तभी चांदनी चौक के पास सुनहरी मस्जिद के नजदीक हाथी पर सवार नादिर पर मकान से छुपकर किसी ने बंदूक से गोली चला दी। इस हमले में नादिर तो बाल बाल बचा, लेकिन उसका हाथी का माहूत मर गया। इस हमले से बौखलाए हुए नादिर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नादिर संगमरमर से बनी हुई सुनहरी मस्जिद के आंगन में आ गया और उसने अपने म्यान से तलवार निकालकर हवा में चमकाई और फिर जमीन में गाड़ दी। यह नादिरी फौज को एक इशारा था कि अब उन पर कोई कायदा कानून नहीं चलेगा। जब तक नादिर की तलवार जमीन में गड़ी है, उसकी फौज जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकती है, कत्लेआम, लूटपाट और बलात्कार कर सकती है। फिर क्या, नादिरी फौज दिल्ली के बेगुनाह लोगों पर टूट पड़ी। 5-6 घंटे में ही उन्होंने 30,000 से लेकर 50,000 लोगों का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के वक्त नादिरी फौज बिल्कुल यह सोच नहीं रही थी कि सामने वाला हिंदू है या मुस्लिम है, बच्चा है या बूढ़ा है, औरत है, कोई भी उनके कत्लेआम से छूट नहीं रहा था। हजारों महिलाओं पर बलात्कार किए गए, खून की नदियां बहने लगी। चांदनी चौक, पहाड़गंज, मोतीबाग और सभी मुख्य चौकों में सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। 15,000 स्त्रियों को युद्धबंदी बनाकर गुलाम बनाया गया। 20,000 बच्चे भी पकड़कर गुलाम बनाए गए। दोपहर के वक्त मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के कदमों पर गिर पड़ा। उसने अपना ताज नादिर शाह के पैरों पर रख दिया, खजाने की चाबी उसे सौंप दी। 40-50 हजार लोगों का खून बहाने के बाद नादिर शाह ने अपनी तलवार वापस म्यान कर ली और उसके बाद उसके फौज की कत्ले-आम रुक गई। लेकिन अब नादिर शाह ने फिरौती की रकम बढ़ाकर 5 करोड़ की मांग मोहम्मद शाह रंगीले के सामने रख दी। इतना पैसा तो मुगल खजाने में नगद नहीं था, तो मोहम्मद शाह रंगीले ने दिल्ली के लोगों से ही यह पैसा वसूलने का तय किया और वो पैसा वसूलने के लिए उसने अपने मुगल फौज को आदेश दे दिया। अब मुगल सैनिक ही अपनी अवाम पे जुल्म, जबरदस्ती और बलात्कार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। अगले कई दिनों तक मुगल सैनिक और नादिरी फौज दोनों मिलकर अवाम को लूट रहे थे, अवाम के साथ मनमानी कर रहे थे। जब नादिर शाह ने दिल्ली को पूरी तरह से लूटा और तबाह किया तो उसने वापस जाने का सोचा। उसके वापस जाने का और एक वजह ऐसा था कि पूना से बाजीराव पेशवा अपनी फौज लेकर उसके साथ लड़ने के लिए निकल पड़ा था। जब नादिर शाह दिल्ली से वापस निकला तो उसने 70 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति हासिल की थी। हजारों हाथी, हजारों बैल, हजारों खच्चर और हजारों ऊंट पर लदी इस संपत्ति को ढोकर वह जा रहा था। यह लूटे हुए सामान को लेकर काफिला सैकड़ों मीलों तक फैला हुआ था और चल रहा था पर्शिया की ओर।
दिल्ली से नादिर को इतनी ढेर सारी संपत्ति मिली कि उसने खुश होकर अगले 3 साल के लिए ईरान को सभी कर माफ कर दिए। मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताऊस, कोहिनूर हीरा, दरियाई नूर, तिमूर जैसे कई बेशकीमती हीरे जवाहरात नादिर ने लूट लिए थे। लगभग 20 से 30 हजार महिला और 20,000 से 30,000 बच्चे भी वो गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। दिल्ली के इस मुहिम के बाद नादिर इतनी संपत्ति देखकर पागल सा हो गया। उसको बार बार पागलपन के दौरे पड़ने लगे। उसने 1741 में अपने ही बड़े बेटे की आंखें केवल संशय के कारण फोड़ दी और बाद में पछताकर रोता रहा। लेकिन दिन ब दिन नादिर का पागलपन बढ़ता ही गया, उसके दौरे बढ़ते ही गए। नादिर केवल शक की बुनियाद पर अपने कई सौ लोगों के कत्ल करवा दिए। नादिर के इस कत्लो गारत के सिलसिले से तंग आकर और डरे हुए सरदारों ने इकट्ठा आकर 1747 में नादिर शाह का ही कत्ल कर डाला। नादिर शाह का उन्होंने पूरे खानदान के साथ कत्ल कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसकी तुरंत जानकारी पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।